जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता, बैंकॉक से। आज हम देवलोक जिनालय पालिताना के फेसबुक के पेज के लाइव सेशन में हम गौली का आलेखन करेंगे। तो यूँ तो हमने 5 दिन से, पिछले 5 सेशन से हम साथिया का आलेखन कर रहे हैं। तो आज से हम नंदावर्त की शुरुआत करेंगे। तो आज हम नंदावर्त का आलेखन करेंगे। नंदावर्त के आलेखन के लिए हमें स्क्वायर में पहले अक्षत बिछाने हैं। आई थिंक मैं थोड़ा नीचे कर दूं ताकि ज़्यादा सही रहेगा मुझे और भी गहुली करने के लिए। या हम स्क्वायर में यहाँ अक्षर डाल रहे हैं। यह इस तरह हमें, आज हम सिंपल वाला ही नंदावर्त आज हम करेंगे, आज उसका ही आलेखन करेंगे। एक बार अगर आपका नंदावर्त पक्का हो जाता है, फिर आप कोई भी शेप में किसी भी प्रकार का नंदावर्त आप कर पाएंगे। इसलिए आज हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल वाला ही नंदावर्त का आलेखन यहाँ करेंगे। आशा करती हूँ कि हमारे आगे के 5 सेशन में हमारे सभी का साथिया और उसके साथ अलग अलग डिज़ाइन में साथिये का हम आलेखन कैसे करें, यह आपका पक्का हो गया होगा। अगर आप अभी मेरे साथ यहाँ पे आलेखन करते हैं तो ज़्यादा आपको सही रहेगा। आपकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस होते जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो और आप जिस तरह आलेखन कर पाए, आपको समझ आए, उस प्रकार से मैं यहाँ पे आलेखन करती हूँ। यहाँ मुझे कुछ चावल, कुछ अक्षत कम लग रहे हैं, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ। और जैसे कि पहले भी कहा था कि अक्षत हमें बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं डालने हैं। यह देखिए, इस तरह हम अक्षत थोड़ा अच्छे से डाल रहे हैं। यह हो गया हमारा स्क्वायर में अक्षत। एक बात आपसे और मैं कहना चाहूँगी कि हम जब भी नंदावर्त का आलेखन करते हैं तो कम से कम उसमें 9 कॉर्नर्स, 9 कोने अवश्य ही आने चाहिए। तो वह नंदावर्त हम कह सकते हैं कि वो सही आलेखन हुआ है। तो अभी मैं यहाँ जब आलेखन कर रही हूँ तब आपको मैं बताऊंगी कि वह 9 कॉर्नर्स किस प्रकार हम उसकी गिनती करेंगे। यह हो गया हमारा स्क्वायर में अक्षर। यहाँ मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि हमारी यह जो गति है, यह हमारे नरक के लिए यह गति कही गई है। हम 4 गति तो कहते हैं हमेशा कि हमें अक्षत में 4 गति का हम आलेखन करते हैं, लेकिन कौन सी गति किसके लिए है, तो यह आइए आज हम ये जानते हैं। यह जो है वह है नरक गति के लिए।
अब यह जो है हमारा मनुष्य गति के लिए, और यह है हमारा देव गति के लिए, और यह है हमारा तिर्यंच गति के लिए। इसलिए हम जब भी कहते हैं कि हम नंदावर्त या साथिये का आलेखन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें इस 4 गति के भ्रमण से निकलना है, बाहर निकलना है। तो वो निकलने के लिए हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का आलंबन लेकर हम अपने कर्मों का क्षय करके हम मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। यह हो गया हमारा पहले एंटी क्लॉकवाइज, और फिर यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज दूसरी लाइन सेम लेनी है। अब हम यहाँ पे आलेखन करेंगे बीच में साथिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ से जो इसका होता है वह हमें मिडल पार्ट से नहीं लेकिन थोड़े साइड से लेना है। ठीक इसी तरह यहाँ भी हमें इसके मिडल 50% नहीं लेना है, लेकिन उसके थोड़े मतलब 75% के यहाँ ऊपर से हमें यह लेना है। सेम इस तरह यहाँ इस तरफ के हमें यहाँ से 75% से इस तरह हमें लेना है। अब यहाँ इसे इस तरह हम लेंगे। यह हो गया हमारा नंदावर्त। अब हम यहाँ पे यह हुआ हमारा एक तरफ की पंखुड़ी। अब यहाँ हम दूसरे तरफ की पंखुड़ी हम ले रहे हैं। इस तरह यह हमारे हम आज नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं। हमने पिछले 5 सेशन में अलग अलग प्रकार के साथिये और अलग अलग शेप का हमने आलेखन किया। आज हम नंदावर्त का यह आलेखन कर रहे हैं। यह देखिए इस तरह यहाँ हम नंदावर्त का आलेखन करेंगे। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ से कौन सी लाइन ले रहे हैं। यह देखिए यह हो गया हमारा सिंपल सादा नंदावर्त। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे हर नंदावर्त में कम से कम 9 कॉर्नर्स हमारे होने ही चाहिए। तो वह 9 कॉर्नर आप किस प्रकार से देखेंगे, तो आइए हम गिनती करते हैं उस 9 कॉर्नर्स की। 9 कॉर्नर्स की। यह हुआ 1, फिर ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये 4, ये 5, ये 6, यह 7, यह 8 और यह 9। फिर से एक बार मैं आपको कहती हूँ कि हम जब भी नंदावर्त का आलेखन करते हैं तो कम से कम हमारे 9 कॉर्नर्स उसमें होने चाहिए। 9 से ज़्यादा अगर होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम तो 9 होने ही चाहिए। तो उसकी गिनती आप किस प्रकार करेंगे, ये कॉर्नर मैं आपसे बता रही हूँ। यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब यहाँ से हम जो चालू कर रहे हैं इसके एक पंखुड़ी में यह 9 कॉर्नर आता है। तो इस तरह यह एक नंदावर्त हमारा कंप्लीट हुआ।
और ये इसे हम कहेंगे कि ये सही नंदावर्त हमने आलेखन किया। अब एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि हम जब यह एंटी क्लॉकवाइज पहली लाइन लेते हैं, अगर हम यह दूसरी लाइन नहीं लेते हैं तो हमारा यह बीच का जो साथिया है या नंदावर्त है वह उल्टा आ जाएगा। और आपका कई बार हम देखते हैं कि नंदावर्त का आलेखन हो जाता है, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं कि ये उल्टा है या सीधा है, या हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये उल्टा नंदावर्त हो गया या सीधा हो गया। हम खुद उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह स्वयं आप खुद इस बात के लिए चेक कर पाए, इसके लिए हमें यहाँ पे आप खुद देखिए कि साथिया कैसा होता है। यहाँ से इस तरह ये साथिये की लाइन हुई, ये देखिए। तो अगर यह आपका यहाँ, क्योंकि साथिया अगर आपका पक्का है तो आपका नंदावर्त भी आपको उल्टा या सीधा अवश्य से आपको इस बारे में ज्ञात होगा ही। तो यहाँ पे हमें ये चेक कर लेना है कि यह, हाँ, यह सीधा मेरे साथिया हुआ है। यहाँ से इस तरह ये साथिये की लाइन गई, तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ, यह मेरा नंदावर्त सही है, यह मैंने सही आलेखा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नंदावर्त में और पर सिंपल ही नंदावर्त में हम और डिजाइन आगे करते हैं। वैसे कल हमारी बात हुई थी कि हमारी अक्षत पूजा से हमारे वीर्यांत्रय कर्म का क्षय होता है। तो वीर्यांत्रय की कल हमने जो बात की थी कि भाई हमारी शक्ति होने के बावजूद भी हम अगर कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो वह किस कारण, या जैसे कि हम कह सकते हैं कि मुझे आज उपवास करना है पर किसी कारणवश सुबह ही मेरी तबीयत एकदम खराब हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे कि मुझे अंतराय हुआ, लेकिन मेरी शक्ति का अंतराय हुआ, तो वह वीर्यांतराय हम कह सकते हैं। तो हमारे ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अक्षत पूजा करते हैं तो हमारे इन वीर्यांतरायों का कर्मों का क्षय होता है। यह मैंने कल थोड़ी बहुत इस बात में हमारी यह बात हुई थी। और आज हम देखते हैं कि कल हमारी यह भी बात हुई थी कि तिर्यंश जो है वह भी अक्षत पूजा कर वह भी अपनी गति, अपना जीवन का उद्धार करते हैं। तो फिर हम तो मानव हैं, तो हमें भी अवश्य ही हमारी भक्ति, प्रभु की भक्ति कर, अक्षत पूजा कर एवं अन्य प्रकार की भक्ति कर भी हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। आज इसी बात पे हम एक छोटी सी बीच में एक स्टोरी लेंगे और साथ साथ में हम यह साथिये का आलेखन, नंदावर्त का आलेखन भी हम करते जाएंगे। यह मेरा प्राय हो गया है, मेरा स्क्वायर ये हो गया है। यहाँ कुछ चावल मुझे कम लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे यह डाल रही हूँ। यह हो गया हमारा स्क्वायर में। एक और हम नंदावर्त का आलेखन करेंगे। आइए, अब यह हो गया है। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ इस तरह। अब मैं इसे यहाँ से ले रही हूँ इस तरह। अब इसे मैं यहाँ से ले रही हूँ कुछ इस तरह, और इसे मैं यहाँ से ले रही हूँ इस तरह। जब भी आप आलेखन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि यह जो आपका स्क्वायर है इसके बाहर आपकी यह लाइन ना जाए। कई बार होता है कि हम ले देते हैं तो यूं हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी फिनिशिंग, आपका वह आलेखन किया हुआ बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज गए, अब हम क्लॉकवाइज हमें
एक बार जाना होगा। इस तरह। या देखिए, अगर हम इस उंगली को थोड़ा जोर देकर, थोड़ा वजन देकर अगर हम यह लेते हैं तो वह हमारा एकदम नीट एंड क्लीन आएगी। इसलिए आप उंगली किस प्रकार घुमाते हैं यह भी बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे हम ठीक बीच में जिस तरह हमने पहले कहा उसी तरह हमें स्क्वायर बनाना है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि हमें बीच में स्क्वायर यहाँ पे इकट्ठा नहीं करना है। इसके ओवरलैप हमें यह लाइन करनी है, इसके ओवरलैप हमें यह लाइन करनी है और इसके ओवरलैप यह लाइन आनी चाहिए, तब वह आपका सही हो जाएगा। अब इस कॉर्नर से हमें इस तरह जाना है। अब यहाँ पे जो हमारी लाइन एंड होती है वहां से हमें यह इस तरह खींचते हुए आगे बढ़ना है। यह देखिए, एक बात आप देखिए कि जिस शेप में जा रही है वहां से मैं यूं टर्न ले रही हूं। तो यह आपको हमेशा जब भी हम आलेखन करते हैं तो हमें बोलते हैं कि ये प्रॉपर शेप नहीं आ रहा है, तो ये जिस हिसाब से आपका जा रहा है तो आप यूं टर्न कर दीजिए, तो यह फिर आप यहाँ से स्क्वायर में जाइए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जब आप गहुली आलेखन करते हैं तो ये सब छोटी छोटी बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, तब जाके वह आपका कट और उसका शेप हमेशा सही आता है। यह देखिए इस तरह से। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो भी हमारा यहाँ बीच में आता है यह बीच में इस तरह प्लस की साइन आनी ही चाहिए। यह देखिए, यहाँ भी यह प्लस की साइन यहाँ आती है। कई बार हम देखते हैं कि यह लाइन ऊपर जाती है, यह लाइन नीचे आती है, यह लाइन इधर साइड में चले जाती है, पर यह जब तक आपका स्क्वायर में नहीं आएगा तब तक उसकी फिनिशिंग गलत नहीं है, लेकिन वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए इस बात का जब भी हम आलेखन करें तो अवश्य से हमें यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस चार कॉर्नर में यहाँ पे हम बहुत ही अलग अलग प्रकार की डिजाइन हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आज यहाँ 4 साथिया करेंगे, ताकि अगर हम जब पंचमी का जब भी हम क्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे यह 5 एक साथ हम यह आलेखन करेंगे, ताकि यह हमारे नंदावर्त में भी आ जाएगा। नंदावर्त का 1 हम साथिया गिनेंगे और 4 कॉर्नर के 4 हम साथिये, मतलब ये पंचमी के दिन में हम 5 इस तरह से साथिया भी हम आलेखन कर सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पे हम इसका साथिया बनाते हैं। यह देखिए, इस तरह जिस तरह से लाइन जा रही है उसी तरह आपको यह लेना है। यह देखिए, यहाँ भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यह लाइन अवश्य से आनी चाहिए। अब यहाँ फिर हम वापस साथिया ही ले रहे हैं। अब ये देखिए, ये लाइन इस तरह जा रही है, तो आप यहाँ से सीधा ना लेके इसे इस तरह क्रॉस में लीजिए, तो वह आपकी फिनिशिंग अलग आएगी। इस तरह से हम साथिया इसके 4 कॉर्नर में हम बनाएंगे। आप अपनी फिंगर का कट किस हिसाब से कर रहे हैं यह बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि उस हिसाब से ही आपके गहुली के शेप और आपके जो हमारे यह जो अक्षत है वह उसका कट होगा। यह देखिए, यह हुआ
इस प्रकार से अगर आप अपनी उंगली घुमाएंगे तो आपको फिनिशिंग मतलब ज़्यादा देने में उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह देखिए, यह हो गया हमारा एक और नंदावर्त। आशा करती हूँ कि अगर आप साथ साथ में आलेखन कर रहे हो तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप आलेखन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप फिर अपने समय के अनुकूल आप यह आलेखन अवश्य करिएगा। यह हो गया हमारा एक और नंदावर्त की डिज़ाइन। आइए अब हम करते हैं एक और नंदावर्त की डिज़ाइन। अब हम यहाँ पे फिर एक और स्क्वायर में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखिए, आज हम अक्षत पूजा के महत्व के बारे में एक हम कहानी की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो बात अपने हैं जब प्रभु वीर महावीर प्रभु के काल के समय में, प्रभु महावीर के समय में श्री क्षेमंकर सूरी महाराज जो थे वह उस समय विहार कर रहे थे और वे विहार करते करते राजगृही नगरी में पहुंचे अपने अनेक शिष्यों के साथ। यह बात हमारी है किस काल के समय की? महावीर भगवान के समय की। और कौन से महाराज साहब थे? श्री क्षेमंकर सूरी महाराज साहब। वे अपने शिष्य अनेक शिष्यों के साथ वह राजगृही नगरी में पधारे। विहार करते करते वह एक उद्यान में पहुंचे। अब उद्यान में पहुंचकर अपने शिष्यों के साथ उद्यान में पहुंचकर एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे वे वहां पे उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और फिर महाराज साहब ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। प्रवचन सुनने के लिए पूरा राज्य वहाँ पे आया हुआ था। राजगृही के नगरी में वहाँ आए हुए थे सभी, और जिस बहुत बड़े वृक्ष के नीचे वह प्रवचन दे रहे थे तो उस वृक्ष की डाल पर एक मैना और तोता दोनों उस डाल पे थे और वे भी बहुत ही शांति से इनका प्रवचन सुन रहे थे। यह भी बहुत मतलब हमें समझने जैसी बात है कि पशु पक्षी भी यह बात बहुत ही शांति से और मतलब कोई भी आवाज किए बगैर, नेतर वह तो तिर्यंच है लेकिन फिर भी उनकी कितनी तल्लीनता होगी कि कोई भी आवाज किए बगैर वह महाराज साहब का प्रवचन सुन रहे हैं। अब सुनते सुनते उन्हें अपना जाति स्मरण ज्ञान हुआ। सोचिए उनके कितने कर्म को क्षय हुआ होगा कि उन्हें वहाँ जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वह भी महाराज साहब का प्रवचन सुनते सुनते। अब मेरा यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है। यह मेरा स्क्वायर यहाँ पे मेरा हो गया है। अब यहाँ पे हम एक और गहुली का आलेखन हम करेंगे।
आलेखन हो जाने के बाद हम फिर वापस अपनी स्टोरी चालू करेंगे। तो अब एक बार हम फिर आइए देखते हैं फिर से हमारी एक नई गौली का आलेखन। यह हो गया हमारा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जिस तरह से हम जा रहे हैं उसी तरह से यह लाइन हमें आगे लेना है। 4 गति की 4 लाइन हमें यहाँ लेनी है। अब ठीक उसकी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अब हमें यह लाइन लेनी है। आशा कर रही हूँ कि आपको यह बराबर समझ आ रहा है। यह देखिए यह हो गया हमारा। अब यहाँ से हम इस तरह लेंगे जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक उसी तरह हम इसे यहाँ लेंगे। यह देखिए अब यहाँ भी हमने पहले एंटी क्लॉकवाइज लिया, अब हम यहाँ पे क्लॉकवाइज लेंगे। कुछ इस तरह। अब हमारे यहाँ बीच में फिर से हम जो है हमारे यह इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि हमारे 9 कॉर्नर्स आ रहे हैं या कुछ भूल तो नहीं हो रही है ना हमारी। इसलिए इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा हम जब भी आलेखन कर रहे हैं। यह देखिए यहाँ पे अगर इस तरह थोड़े अक्षर ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो आप इसे यहाँ स्क्वायर देकर थोड़े अक्षर इस तरह यहाँ फिनिशिंग में आप ला पाएंगे। यह देखिए यहाँ पे हमारा हो गया। अब यह जो 4 कॉर्नर यहाँ पे ये जो हमने ट्रायंगल में है इसे भी आप अलग अलग अपने हिसाब से डिज़ाइन दे सकते हैं, पर यहाँ हम जो आज कर रहे हैं वह यह जो लाइन है उसे ही हम यहाँ कंटिन्यू ले रहे हैं। यह देखिए इस तरह यह कंटिन्यू होगा। यह देखिए इस तरह से हम आलेखन कर रहे हैं। थोड़े अक्षर बिखर गए हैं या कहीं ज़्यादा है या कहीं मोटा है या कहीं पतला है तो आप उसे फिनिशिंग देते जाइए। यह हो गई हमारी एक और नंदावर्त की डिजाइन। आइए अब एक और हम नंदावर्त की डिजाइन का आलेखन करते हैं। यह 3 हमारे आज के नंदावर्त हुए। अब ठीक इसी तरह एक और नंदावर्त का आलेखन हम करेंगे। यह देखिए अब स्क्वायर में हम यहाँ एक और करेंगे। अब हम हमारी स्टोरी में हम आगे पहुँचे थे कि वह मैना और पोपट को अपना जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान उन्होंने उस जाति स्मरण ज्ञान में अपना पूर्व भाव देखा। उसके बाद मैना
और पोपट दोनों को प्रभु भक्ति करने की बहुत ही उल्लास जागी कि अब जब उन्होंने अपना पूर्व भाव देखा तब उसके बाद उनमें यह बदलाव आया और उन्हें बहुत ही प्रभु भक्ति करने के भाव जागे, बहुत ही उल्लास आया कि हमें अब प्रभु भक्ति करनी है। इसलिए अब उसके बाद वहाँ से आचार्य भगवंत जो थे श्री क्षेमंकर सूरी जी महाराज, वो वहाँ से विहार कर जाते हैं। अब यहाँ पे जो पोपट और मैना जो थे वे दोनों के भाव तो काफ़ी उल्लास भरे थे, काफ़ी उत्कृष्ट भाव के साथ उनके थे कि भाई हमें अब प्रभु भक्ति करनी है। तो उन्होंने नियम लिया कि हम रोज प्रभु दर्शन प्रभु भक्ति हम करेंगे। इसलिए उसके बाद फिर उन्होंने यह दोनों ने मिलकर यह पक्का किया कि जो हम बोलते हैं कि डांगर मतलब जो धान होता है, वह धान जो चावल होता है, चावल का जो मतलब उसकी छिलके बगैर छिलके जो निकाले हुए जो होता है उसे हम धान कहते हैं, चावल का। तो उसे रोज वह खेत से लाकर हम प्रभु की भक्ति करेंगे। तो मैना जो है वह पोपट से कहती है कि आप मेरे लिए जो खेत है वहाँ से चावल अक्षत लाइए। तो पोपट कहता है कि अरे तुम्हें मालूम है वह तो राजा का खेत है, तो मैं अगर राजा के खेत में जाऊंगा तो वहाँ तो मुझे मेरी दानत मतलब अगर मैं पकड़ में आ गया तो वहाँ तो मेरी दशा बैठ जाएगी। तो मैना कहती है कि नहीं, आप मेरे लिए क्या इतना भी नहीं कर पाएंगे? तो पोपट कहता है कि नहीं, अगर कल को मैं पकड़ में आ जाता हूँ तो राजा तो मुझे मार ही डालेगा। पर मैना कहती है कि नहीं, आपको मेरे लिए इतना करना ही होगा। तो पोपट कहता है ठीक है। इस तरह पोपट जो है वह रोज धान जो बोलते हैं जिसे वह लाता है और मैना को देता है। रोज इसी तरह यह क्रम चलने लग गया। अब यहाँ पे हमारा यह स्क्वायर हो गया है। आइए अब हम एक और नए का आलेखन करते हैं। यहाँ से हम यह लेंगे छामी टुकड़ा, यहाँ से हम यह सीधा ले रहे हैं। 4 गति हमारी जो है वह हम आलेखन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज एंड ये एंटी क्लॉकवाइज इसका हम आलेखन करेंगे। अब हम यहाँ पे इसे लेंगे इस तरह थोड़ा कर्व्स में। यह देखिए इस तरह हमें थोड़े कर्व्स में लेने हैं। यह आपको ख्याल आया? यह देखिए यह कर्व्स आपको इस तरह से थोड़े कर्व्स में हमें लेना है। और अब इसे हमें पत्ते के शेप में देना है। लीव्स का शेप हमें यहाँ पे उसे टर्न कर देना है, लीव्स का शेप इस तरह। यह देखिए थोड़ा हाथों को इस तरह से आप इसे पत्ते के शेप में आप दे सकेंगे। अब इसे यहाँ थोड़ा
कर्व्स वे दीजिए। यह इस तरह हमें यहाँ पत्ते का, लीव्स का शेप देना है। यह देखिए इस तरह। यहाँ हमें लीव्स के शेप हमने दिया। अब यहाँ जो एंड है उसे हम इस तरह लेंगे और यह जो है इसे हम इस तरह हमें देना है। ठीक इसी तरह यहाँ हमें इसे इस तरह से कर्व्स हमें देने हैं। यह देखिए, आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है। इसे हम जिस शेप में हमारा जा रहा है उसी शेप में हमें यह करना है। यह देखिए इस तरह। और अब यहाँ हम बस इसे अब हम फाइनल टचअप बोले तो टचअप, फिनिशिंग कह सकते हैं, हम वह दे रहे हैं। इसे आप थोड़ा कर्व्स दे सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे। थोड़ा इस तरह से यह हमारा एक और नंदावर्त हो गया। यह हमारे आज के सेशन में आज हमने 4 अलग अलग नंदावर्त हमने किए। यह है हमारा मेन बेस नंदावर्त का, जो मैंने पहले भी कहा कि हमारे ये 9 कॉर्नर्स आने ही चाहिए। उसी के आधार पे हमने अलग अलग शेप के और नंदावर्त हमने यहाँ पे आलेखन किए हैं। अब इसके अलावा हम और 1-2 सेशन इसी तरह के सिंपल नंदावर्त का आलेखन करेंगे। उसके बाद हम अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में हम नंदावर्त का आलेखन करेंगे। अगर आपको कुछ जानना है या कोई कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो कृपा करके आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और यह जो हमारी स्टोरी है वह हम कल कंटिन्यू फिर वापस करेंगे कि उस तोते, उस मैना और पोपट का क्या हुआ, उन्होंने उनके जाति स्मरण के बाद उनका क्या और किस प्रकार हुआ। तो यह हम कल कंटिन्यू करेंगे और तब तक आप यह प्रैक्टिस करिए। और ख़ास मुझे एक यह बात थी पूछनी कि मैं पहले से चावल बिछा के रखूं या मैं यहीं पे ही चावल बिछाऊं आप सभी के सामने। कृपया यह मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मुझे मालूम चले कि मैं पहले से चावल बिछा के रखूं तो सिर्फ सीधा मुझे यहाँ पे नंदावर्त या जो भी गहुली आलेख करनी है वह मैं करूं, या मैं यहीं लाइव ही आपके सामने चावल बिछाऊं और फिर उसके बाद मैं गहुली का आलेखन करूं। कृपया करके यह फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। और अगर कुछ भी दूसरा सीखते या सिखाते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, जी नागना विरुद्ध कुछ बोला गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से देवलोक जिनालय पालीताना के लाइव सेशन में आज का यह सेशन मैं अब
संपूर्ण करती हूँ। प्रणाम। जय जिनेन्द्र।